औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा सवाल हाजी आज का। मेरा ख्याल है इस सवाल में एक दो सवाल बन जाते हैं। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द कॉजेज़ ऑफ कैंसर? कैंसर के क्या वजूहात हैं, इस पे मेरे क्या ख्यालात हैं? और नंबर दो, व्हाई मेडिकल साइंस हैज़ बीन अनसक्सेसफुल इन ट्रीटिंग इट? मेडिकल साइंस इसको नाकाम क्यों हो चुकी है इसको कैंसर को ट्रीट करने में? और नंबर तीन, हाउ इट कैन बी हील्ड यूजिंग होलिस्टिक हेल्थ, इसको कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है होलिस्टिक हेल्थ के हवाले से। एक तो ये मेरी गुजारिश है कि जब भी एक सवाल है तो मैं कई चीज़ें अज्यूम करूँगा कि आपने बाकी कम से कम, और सारी नहीं तो कम से कम होलिस्टिक हेल्थ के हवाले से मेरी जितने भी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखी होंगी ताकि आपको बेस मिल जाए। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि कैंसर की वजूहात क्या हैं। मोटी मोटी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो लेट्स लुक एट थ्री थिंग्स। देखें, फिर वही बात है कि सोचने का टाइम है, सोचिए क्या हुआ। मसलन जब से कमर्शलाइज फूड्स शुरू हुए हैं, जब तक खाना ऐसा नहीं था जैसा आज हमें मिलता है सुपर स्टोर से, होटलों से, रेस्टोरेंट से, तो जब फूड इतनी नहीं थी तो कैंसर भी नहीं था इतना। तो इसका मतलब है, एक तो इसका लिंक बनता है, सबसे बड़ा जो सोर्स है, क्योंकि हमारी खुराकों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे और कई चीज़ें, केमिकल्स ऐसे डले हैं। मैं अक्सर कार लोगों से कहता हूँ कभी गौर किया करें। मसलन सरसों का तेल, आप देखें इस तेल का रंग क्या होता है। आप बाजार से जब सुपर स्टोर से ख़रीदते हैं तो ये सरसों का तेल आपको गोल्डन रंग का नज़र आता है। अगर आप जाके चेक करते हैं कि जनाब कोलू के बैल में, तो आपको लगेगा ये सरसों का तेल काले रंग का, डार्क ब्राउन रंग का होगा। अब क्वेश्चन सिंपल, इसी तरह से एक और एग्जांपल कर, आप सुपर स्टोर से जाके शक्कर खरीदते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत से जनाब चिट्टी चिट्टी सी बड़ी गोल्डन गोल्डन सी शक्कर आपको नज़र आती है, बड़ी साफ़ सुथरी और जो जुड़ती नहीं है। आपको आजकल सर्दियों का मौसम है, आजकल लगे होंगे बेलने, गांव देहातों में चले जाएं, गन्ने बेले लगे होंगे और गन्ने से गुड़ निकल रहा होगा। आप देखेंगे कि जब गुड़ बनता है तो वो काला स्या होता है। अब सवाल ये है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, फिर एक और तीसरी एग्जांपल है। जो आप नमक ले आए, देसी नमक, तो वो तो जनाब निकालना मुश्किल ही हुआ होता है, वो जुड़ जाता है साथ। अब आप टेबल सॉल्ट लेके आते हैं तो पता चलता है जनाब बड़ा फ्लो से गिर रहा है। क्वेश्चन ये है, कभी आपने ये सोचने की ज़हमत गवारा की कि ये काली चीज़ को गोरा कैसे करते हैं? तो आपको पता चलेगा रंग कट डाले हुए, जैसे केमिकल्स हैं जिनसे इनका रंग को काटा जाता है, डाई किया जाता है। डाइंग कलर होते हैं, फूड कलर जिनके नाम डिफरेंट होता है। इसी तरीके से गुड़ के अंदर पता नहीं क्या कुछ डाला जाता है उसका रंग कम करने के लिए, ताकि उसका रंग थोड़ा सा वो हो जाए। तो इतने ये केमिकल प्रोसेसेस जौन से हैं, इन्होंने सत्यानाश हमारी ज़बानों के जायके और हमारी कन्वीनियंस ने। क्या कन्वीनियंस क्या है कि यार चीनी में ले लो, कन्वीनियंस क्या है कि जनाब पके पकाए या तैयार मसाला जात ले आओ। और इसी तरीके से जनाब चावल जौन से हैं वो अच्छे मिल जाएं, ये नहीं हम सोचते कि यार ये तो अच्छा चावल नज़र आ रहा है, ये तो पॉलिश हुई है इसके ऊपर, ये चमक रहा है, ये पकने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि इसके ऊपर पॉलिश कैसे की गई, अगेन केमिकल हुआ हुआ है। तो आपको सारे फूड नज़र आएंगे जो केमिकली कंटामिनेटेड है। और जितनी प्रोसेस इंडस्ट्री है, सब किसी ना किसी वजह से, या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, या उसकी शक्ल को बेहतर करने के लिए, या उसकी जो सी है एक कन्वीनियंस को कि जी फ्लो सही हो जाए या जमे ना आपस में, ये हर हालत में ये केमिकल प्रोसेस होंगे। तो ये जो केमिकल प्रोसेस, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात आपसे कर रहा हूँ, इस पर तो पूरे प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर फूड में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ दावत दे रहा हूँ रिसर्च करने की, आप भी कीजिए, मैंने बड़े सालों में की है।
तो ये एक बुनियादी जो चीज़ नज़र आती है ये कैंसर की वजूहात में से, ये केमिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी खुराकों के थ्रू, चीज़ों के जो हम खा रहे हैं उसमें हमारे अंदर जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो मोटी मोटी चीज़ है वो हमारा लाइफस्टाइल है। देखें, इंसान जिस लाइफ में, जो हमारा एक पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर जो हमारी लाइफ बढ़ी है, पोल्यूशन बढ़ता चला गया है, हम सराउंडेड होते हैं सारा दिन एनर्जी के साथ, पावर के साथ। हमारी जेबों में मोबाइल हैं, कानों के साथ हमने हेडफोन लगाए हुए हैं, ब्लूटूथ के नाम पे या वाईफाई के नाम पे। आपको पता है इसके कितने नुकसान आता है, तो आप नेट पे जाके कभी रिसर्च कीजिएगा। और आगे हमने झोली के अंदर लैपटॉप रखा हुआ है, सामने हमारा टेलीविज़न लगा हुआ है, साथ हमारा मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, ऊपर जनाब एनर्जी सेवर्स चल रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा इन चीज़ों के अंदर कितनी रेडिएशन है जो सारा दिन आप कंज्यूम कर रहे हैं। ये लाइफस्टाइल, बाहर गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, वो लाइफस्टाइल प्लस आपकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे नेचर के साथ आपका ताल्लुक कम से कम होता चला जा रहा है। स्पोर्ट्स जोन सी होती थी किसी ज़माने में, वो ख़त्म होती थी। आउटडोर का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। इंडोर बैठे हुए हैं, सारा सारा दिन सामने बैठे हुए हैं। और वो जो एक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट होता था, जो टॉक्सिसिटी हमारी निकालने का अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिक एक तरीका था, पसीनों के थ्रू हम सारा दिन निकलता जाता था। पसीने आने बंद हो गए, एसीओ में बैठे हुए हैं, आराम तलब हो गए हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं, हाँ, पसीने से हम बचते हैं। पानी हमारा जो सा पता नहीं वो भी कैसा है। तो जो हमारे अंदर से एक ऑटोमेटिकली क्लीनिंग होती थी कि जी हमारी पानी के थ्रू या ये जो चीज़ें हैं जिसकी टॉक्सिसिटी हम ड्रेन आउट करते हैं, फ्लश आउट कर देते थे, वो नहीं होती। अब वो जो सारा एक तरह से हम फूड के थ्रू टॉक्सिसिटी ले रहे हैं, और उसके बाद जो निकालनी थी वो निकल नहीं रही, वो अंदर ही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आराम तलब हो गया है। एसी से पसीना नहीं निकल रहा, और काम की नेचर चेंज हो चुकी है। दफ्तरों में बैठने का कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ हम दफ्तरों के एनवायरनमेंट से इतनी टॉक्सिसिटी साथ लिए जा रहे हैं। ये दूसरी वजह है लाइफस्टाइल की। तीसरी वजह बिहेवियर्स हैं हमारे। ये जो हमारे अंदर, जिसके पीछे फूड भी हो सकती है, ये या एंड ये कह लें कि ये कॉज भी हो सकता है और अफेक्ट भी हो सकता है। मसलन बिहेवियर ख़राब हो गया है, ये तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फूड की और लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ गई। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों में टॉलरेंस नहीं रहा। इतना बेसब्री और इतना ज़्यादा गुस्सा मैंने नहीं देखा था अपनी होश में जितना मुझे आज लोगों में नज़र आता है। आपको आए जाए छोटी छोटी बातों में, सड़कों में ज़रा देखें कि कुछ हो जाए, लोगों की ज़बान क्या होती है, लोगों के गुस्सा और रेज की हालत देखें क्या है। घरों में लड़ाइयाँ देख लें, छोटी सी बात पे आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर्स हमारे में तब्दीली आई है, जिसके बुनियादी वजह भी एक ज़रूर है हमारी डिफरेंट खुराकें और हमारा लाइफस्टाइल। स्ट्रेस है हमें, और केमिकल्स भी, हमारा डिसबैलेंस्ड एंड टोटली हमारे हार्मोन्स, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो बिहेवियर एलिमेंट है, लोगों में फॉरगिवनेस ख़त्म हो गई है, लोगों में देने का एहसास ख़त्म हो गया है। हर बंदा इतना ग्रीडी है, बस लेने वाला बना हुआ है। मुकाबलेबाजी है, कंपटीशन है। और वो जो 40-50 साल पहले मुआशरे में नज़र आता था, एक एम्पैथी नज़र आती थी, किसी की तकलीफ़ का एहसास होता था, बिल्कुल बेहिसी का आलम आ गया बिहेवियर्स के अंदर। तो ये मोटी मोटी मैंने आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज बताई हैं। नंबर 1 खुराक, नंबर 2 आपका जो लाइफस्टाइल है, और नंबर 3 जो आपका बिहेवियरल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये आपको कैंसर बढ़ती है। ये तो हो गया सवाल का पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस क्यों फेल हो गई है। देखें, मेडिकल साइंस फेल नहीं हुई। मेडिकल साइंस ने बहुत अपने एरिया में बहुत कामयाबी की है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपको उनके एरिया का पता नहीं है। देखें, सिंपल सी बात ये है, मेडिकल साइंस हैज बीन फेयरली डूइंग वेल इन द ट्रीटमेंट,
अब आपके सामने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी आगे से रिसर्च चली गई आगे, तो वो ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री, आप उन्हें हेल्थ केयर की इंडस्ट्री समझते हैं। दे आर नॉट हेल्थ केयर, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर हेल्थ। प्रॉब्लम ये है, आप समझते हैं कि मेडिकल की या फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री का काम होना चाहिए कि शहर में बीमारी ना हो। भाई ये पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट था, ये स्टेट का फंक्शन था, ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों को आगाह करे। आपने ये स्टेट का फंक्शन आउटसोर्स कर दिया फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री को, मेडिकल इंडस्ट्री को। उनको क्या जरूरत है कि वो पैसा खर्च करें, रिसर्च करें कि आपको कैंसर ना हो? आप मुझे खुद बताएं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? और ये इससे बढ़ के बेवकूफ कौन हो सकता है जो ये समझे कि मेडिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहती है? नहीं बनाना चाहती। वो ट्रीटमेंट से कमाएंगे, वो आपकी प्रिवेंशन से वो नहीं कमाएंगे। प्रिवेंशन का काम स्टेट का काम था, वो पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट था। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब देखें जी इतनी मेडिकल साइंस में रिसर्च, भाई मेडिकल साइंस तो रिसर्च कर रही है ट्रीटमेंट में, बिकॉज वहां पे पैसा है। सिंपल सा रूल ऑफ थंब है। ये इंडस्ट्री उस तरफ जाएगी जहां पे पैसा है। ये अगर आपको बीमार भी करना पड़ेगा तो ये करेगी जहां पे पैसा है, बिकॉज दे मेक मनी व्हेन यू फॉल सिक, दे मेक मनी व्हेन यू गेट द ट्रीटमेंट। इनको पैसे मिल, ये इतनी तहकीक करते हैं, इतना पैसा खर्च किया जाता है बीमारियों के इलाजों पे, बिकॉज वहां पे पैसे हैं। प्रिवेंशन में मुझे बताएं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्यों पैसे खर्च करेगी कि आपको बीमारी ना हो? ये पैसे तो सरकार खर्च कर सकती है कि जी मेरे अवाम को बीमारी ना हो, जो आपकी सिंसियर हो। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दिमाग खराब है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि जनाब वो आपको इस चीज़ को रोकेंगे, जनाब शहर में कैंसर नहीं फैलना चाहिए। सो भाई ये सिंपल सा एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि प्राइवेट सेक्टर को जब आपने ये चीज़ दिया है तो दे मेक मनी फ्रॉम योर इग्नोरेंस। वो ट्रीटमेंट से पैसे कमाएंगे, वो प्रिवेंशन से पैसे नहीं कमाते। ये पब्लिक हेल्थ का फंक्शन था। तो जिस काम की उनको एक्चुअली जिम्मेदारी है या जिस काम को एक्चुअली वो करते हैं और वो है ट्रीटमेंट, तो ठीक है, दे आर डूइंग फेयरली वेल। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, बहुत कुछ आगे जा रही है। आप उनको जो वो काम कर रहे हैं, सर्जरी में कितनी माइक्रो सर्जरी तक पहुंच गए हैं, बाईपास कैसे हो रहे हैं जनाब, गुर्दे चेंज हो रहे हैं जनाब, किडनीज चेंज की जा रही हैं, ब्रेन माइक्रो सर्जरी हो रही, इतनी कुछ हो चुका है। तो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, वहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं। उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनाब आपकी ये बीमारी ना हो। ये काम स्टेट का काम है। तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि जी वो फेल हो गया, नहीं वो फेल नहीं हुए, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने ये गलत सोचा कि ये काम उनका है, आपको बचाना उनका काम नहीं है। या स्टेट का काम था या आपका काम था। तीसरा सवाल आपने पूछा कि जनाब ये ठीक कैसे हो सकता है। देखिए इसका जवाब मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ कि ये कोई रूल ऑफ थंब ऐसा नहीं होता कि जनाब ये खा लो ये खा लो ये खा लो। जी जी पूछो जानो की बात ही कर रहा हूँ। मैंने इसका जवाब काफ़ी दफ़ा डिफरेंट सवालों में दिया है कि होलिस्टिक हेल्थ में कैसे केयर किया जाता है। तो सबसे पहले देखें इसका, जब क्योर पे आ जाए ना, जब आपको बीमारी आ गई है तो ट्रीटमेंट में बाज़ लोगों के पास टाइम नहीं होता। अब आपको हर हालत में कीमियोथेरेपी चाहिए, अब आपको सर्जरी चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है होलिस्टिक हेल्थ के पास जाने का जिसमें हीलिंग होनी है। हीलिंग में 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर तो आप टाइम पे आ जाते हैं तो फिर तो चले होलिस्टिक हेल्थ का चांस आपको मिलता है कि आपकी हीलिंग हो जाती है। या हमारे पास भी कई पेशेंट आते हैं जिनकी कोई ना कोई कीमोथेरेपी हो जाती है, तो हम उन्हें कहते हैं आप कीमोथेरेपी करवा लें, उसके बाद साइड बाय साइड आप हीलिंग पे आ जाएं, हीलिंग पर असर करें, जस्ट टू मेक श्योर कि इसके बाद की ज़िंदगी आपकी बेहतर हो सके और आपको दोबारा से ग्रोथ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स। लेकिन जो जब क्योर की बारी, ट्रीटमेंट की बारी आ जाए तो उस वक्त इमीडिएट रेस्क्यू आपको होलिस्टिक से नहीं मिलता, वो आपको फिर मेडिकल साइंस से। उस वक्त आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपको इतनी पेन है, ऐसी बात है कि इतनी तकलीफ़ हो रही है, उस वक्त आपकी जनाब होलिस्टिक हेल्थ आपकी जो
पेन को नहीं रोकेगी, आपका खून नहीं रोक सकती। उस वक्त आपको इम्प्लांट की ज़रूरत है, या आपको कीमियोथेरेपी की ज़रूरत है, या आपको जनाब किसी चीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है, कोई टांग काटने की ज़रूरत है, उस वक्त होलिस्टिक, ये बुनियादी तौर पर अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए कि ट्रीटमेंट वर्सेस हीलिंग। हीलिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसके अंदर बहुत से डायनामिक्स आते हैं, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बता भी दी कि होलिस्टिक हेल्थ के अंदर फूड, लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस आती हैं, जिसके थ्रू जो गाइडेंस मिलती है होलिस्टिक हेल्थ का प्रोफेशनल देता है, और उस गाइडेंस के अंदर जो पेशेंट है वो खुद अपने आप को उन चीज़ों को ठीक करके अपने आप को हील करता है। तो ये प्रोसेस होगा, और बाकी आप इसके जो देखेंगे जवाब जो है पर्टिकुलर है, वो मैंने कुछ और भी सवालों के जवाबों में इसको केटर किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये तीनों सवालों का जो जवाब है जो मैंने आपको दे दिया है, और इस पे जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको कुछ और होता ही है कि हम एक ही, अब आप खुद सोचो ना, ये एक सवाल है कि जी कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है होलिस्टिक हेल्थ के थ्रू। इसका जवाब मैंने दे भी दिया और नहीं भी दिया, दे तो दिया है। जब आप सोचें फूड, अब आपको ये पता ही नहीं कि मैं जब फूड कह रहा हूँ तो इसका मायने क्या है, तो अगर तो आपको फिर बैठ के रिसर्च करें। फूड, जब मैंने फूड की इंडिकेट, एक बहुत बड़ा एरिया फूड। अब ये फूड क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपकी क्या फूड है। अब हर चीज़ में अगर मुझे आपको कन्विंस करना पड़ जाए कि इस फूड में ये है, दूध में ये है, चीज़ में ये है, बिस्किट में ये है, कुकी में ये है, टॉफ़ी में ये है, आइसक्रीम में ये है, तेल में ये है, आटे में ये है, तो आप तो ये तो 6 महीने लगा रहूँगा मैं आपको समझाने के लिए। लेकिन एक इशारा दिया, फूड जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है फूड, दूसरा बड़ा कल्प्रिट है लाइफस्टाइल, और तीसरा बड़ा कल्प्रिट है बिहेवियर। और आप देखें तो ये तीनों चीज़ें ही 80% आपकी होलिस्टिक हेल्थ है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।